नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम जो है त्रिभुज ट्रायंगल पर डिस्कस कर रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम त्रिभुज का बेस बता रहे हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। टेट और सी टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इससे काफ़ी रिस्पांस मिलेगा। एसएससी के सिलेबस में तो यह ही, रेलवे के सिलेबस में है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते हैं। हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका बेस तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए जो है पिछली क्लास में जहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे उसके आगे की बात आज कर लेते हैं आज की क्लास में। दोस्तों अभी मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो ट्रायंगल के टाइप वगैरह बताए थे। इसके बाद की क्लास में त्रिभुज की माध्यिका क्या है, अंतः केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है, वहाँ तक डिस्कस किए थे दोस्तों। उसके आगे की क्लास करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना दिया है। ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं, यहाँ से एक लंब हमने यहाँ डाल दिया एम एल, यहाँ से भी डाल सकते हैं दोस्तों बी एम एल बी एम, यहाँ से भी दोस्तों लंब डाल सकते हैं सी एन। याद रखना है आपको दोस्तों, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब हम डालते हैं तो तीन लंब डालेंगे, एक एल डालेंगे, एक बीएम डालेंगे, एक सीएन डालेंगे। अर्थात तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पे हमने लंब डाल दिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु यही त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो लंब केंद्र क्या होता है, आपको एक आइडिया हमने बताया कि त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं वहां से क्वेश्चन बनता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें दोस्तों जो है ये चारों केंद्र जो होते हैं, अंतः केंद्र, इनर सेंटर, परिकेंद्र, आर्थो सेंटर और केंद्रक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लंब केंद्र, ये चारों केंद्र त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की स्थिति में समान होते हैं। अर्थात यदि त्रिभुज समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होगा वही परिकेंद्र होगा, वही केंद्रक होगा, वही लंब केंद्र होगा। ये आपको याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता है। समबाहु वह कौन सा त्रिभुज है जिसका अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र संपाती होता है, तो वह समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप इसको याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक संपाती होता है, समान होता है। तो प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता लेंगे। यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और समबाहु त्रिभुज की दोस्तों तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, पूर्व में हम बता चुके हैं। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों अंतःकोण बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। और दोस्तों ये मैंने जो है सम्मुख भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF, इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये केंद्रक कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों इसको हम G से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका को दो संबंधी एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो आपको वो याद रखना है कॉन्सेप्ट। दोस्तों समबाहु त्रिभुज
का जो केंद्रक होता है यही इसका अंतः केंद्र होता है, यही इसका परिकेंद्र होता है, यही इसका लंब केंद्र होता है। और यही अब आपको याद रखना है, यही अंतः केंद्र है, यही परिकेंद्र है, यही लंब केंद्र है और यही केंद्रक होता है, अर्थात समान होता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर ये त्रिभुज का हम अंतः केंद्र इसको समझें तो अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। तो जितना हमारा GD होगा उतना ही GE होगा और उतना ही GF होगा। GE GD GF का मान बराबर होगा। तो इस डिस्टेंस को त्रिज्या मानकर, चाहे हम GD को मान लें, चाहे GE को मान लें, चाहे GF को मान लें, इसको हम त्रिज्या मानकर वृत्त खींच देंगे तो यह समबाहु त्रिभुज का दोस्तों अंतःवृत्त हो जाता है। यह समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त होगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट कर दिए, यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए, तो यही स्मॉल r हो गया। अब आपको याद रखना है जो GD है अर्थात यहाँ केंद्र से, चाहे अंतः केंद्र हो, परिकेंद्र हो, लंब केंद्र हो, सभी संपाती होते हो, तो यहाँ से भुजा की दूरी को त्रिज्या मानकर जब हम वृत्त खींच देते हैं तो त्रिभुज का अंतःवृत्त हो जाता है। और यहाँ से शीर्ष की दूरी को त्रिज्या मानकर, चाहे GA को हम दूरी मान लें या GB को मान लें या दोस्तों GC को दूरी मान लें, इसे त्रिज्या मानकर अगर हम वृत्त खींच दें तो यह त्रिभुज का परिवृत्त हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त। तो समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचना है तो यहाँ से भुजा की दूरी को त्रिज्या मानकर हम वृत्त खींचेंगे, और अगर इसका परिवृत्त खींचना है तो यहाँ से शीर्ष की दूरी को त्रिज्या मानकर हम वृत्त खींचेंगे तो परिवृत्त हो जाएगा। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि जब मैं लाइव आऊँगा तो ये क्यों होता है ये भी मैं बताऊँगा, क्यों ऐसा हो रहा है इसके विषय में परिचर्चा करूंगा। क्योंकि अभी वीडियो के माध्यम से क्लास चल रही है, आपसे जुड़े हैं, तो हम उपयोगी जो प्रश्न है बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा में उस कॉन्सेप्ट को भी लेकर साथ में चल रहे हैं और उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो दोस्तों जो है समबाहु त्रिभुज का जो परिगत वृत्त की त्रिज्या होती है और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, दोनों में दो संबंध है, एक का अनुपात होता है। क्योंकि अगर ये केंद्रक है, गुरुत्व केंद्र है, तो शीर्ष की दूरी जो होगी यहाँ से वह जो है आधार की दूरी का, यहाँ केंद्रक से जो आधार की तरफ की दूरी होगी इसका जो शीर्ष की तरफ की दूरी होगी 2 गुना होगा। अर्थात अगर इधर 1 सेंटीमीटर होगा तो इधर 2 सेंटीमीटर होगा। अर्थात GD अगर 1 होगा तो GA 2 होगा। तो GD क्या है दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और GA क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। या GA परिवृत्त की त्रिज्या है तो GD अंतःवृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों का अनुपात 2 संबंध 1 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में 2 संबंध 1 का अनुपात होता है। और आपको क्या याद रखना है, जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज की, यह a/√3 होती है। एकदम इसे याद रखिएगा दोस्तों। ये कहाँ से होता है, इसको हम डेरिवेट कर देंगे, लाइव आने पे एकदम डेरिवेट कर देंगे, क्योंकि मैं जनरली जब लाइव क्लास करता हूँ तो मैं डेरिवेट करके ही फार्मूला लाता हूँ और डेरिवेशन बता के तब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, सॉर्ट कर देता हूँ। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा बेस नहीं सही है और हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा है तो कठिन परीक्षाओं को हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कठिन परीक्षाओं को अगर क्वालिफाई करना है तो हमारा बेस एकदम मजबूत होना चाहिए, और बेस समझने के लिए हमको डिटेल जानना पड़ेगा क्वेश्चन का कि क्यों ऐसा हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद तब हम शॉर्ट पे आते हैं, क्योंकि शॉर्टकट हमारा जो डिटेल कॉन्सेप्ट होता है उसी का शॉर्टकट करके हम जो है टाइम मैनेज करते हैं। तो दोस्तों हमको ये दिमाग में रखना है कि शॉर्टकट किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात आती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए हम उसको शॉर्टकट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो है यहाँ पर अब आप समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होती है, और परिवृत्त की त्रिज्या का आधा जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। ए क्या है दोस्तों, ए समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, अर्थात AB, AC और BC यही लंबाई A है। AB, BC, AC की लंबाई यही लंबाई A है, और भुजा /√3 परिवृत्त की त्रिज्या होती है, और भुजा /2√3
अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। इसका सेंस ये हुआ कि ये 1/2 a/√3 है, अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या का जस्ट आधा है अंतःवृत्त की त्रिज्या। जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का क्या है दोस्तों, आधा है। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से रिलेशन हमने नोट किए। किसी समबाहु त्रिभुज की, यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब इसका जो दोस्तों अंतःवृत्त हम खींचते हैं तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है और इसका परिवृत्त भी खींच लेते हैं दोस्तों। इसके परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, दोनों का रिलेशन हमने बताया दोस्तों। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा/2√3। तो कभी कभी दोनों का रेशियो पूछ लेता है दोस्तों, तो हम रेशियो बना सकते हैं डिवीजन करके। परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात अगर पूछ दिया समबाहु त्रिभुज में, तो दोस्तों इसका हम डिवीजन कर देंगे कैपिटल R बटे स्मॉल r। तो आप देखेंगे तो 1/2 ये कैपिटल R a/√3 हो गया, स्मॉल r हो गया दोस्तों a/2√3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों ये a से डिवाइड हो जाएगा √3 से हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और r/r हो जाएगा 2/1। तो परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की दूना होती है समबाहु त्रिभुज में। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भुजा दे के परिवृत्त की त्रिज्या पूछ देता है, भुजा दे के अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ देता है, तो आप निकाल सकते हैं। परिवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, तो परिवृत्त की त्रिज्या अगर हमें मालूम है, ये जो बाहर वृत्त बना है यही परिवृत्त है, जो अंदर वृत्त है अंतःवृत्त है। तो परिवृत्त की अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो आप दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 रख देंगे, तो a/√3 का स्क्वायर कर देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा πa² और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। ये परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है। आपको याद रखना है ये किसका क्षेत्रफल है, परिवृत्त का। अर्थात समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πa²/3 होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल πa²/3 होता है। इसी प्रकार अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें लिखना है तो a मीन्स एरिया πr²। तो πr का मान हमें ये मालूम है a/2√3 और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पाई a वर्ग हो जाएगा, a का स्क्वायर और 2√3 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 3 12। तो ये दोस्तों अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब समबाहु त्रिभुज का अगर हम परिवृत्त खींचते हैं, अंतःवृत्त खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, थोड़ा सा हमारी बात को आप समझिए दोस्तों जो है, और कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। थोड़ा शार्ट में आपको फिर से लिख के समझाते हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हमने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2 संबंध 1 होता है। समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का जो त्रिज्या होती है a/√3 होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है। देखिए, और मैंने बताया दोस्तों परिगत वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πa²/3 होता है। ये परिगत वृत्त का क्षेत्रफल है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है πa²/12। तो ये परिगत वृत्त का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों πa²/3 और ये क्षेत्रफल दोस्तों अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया πa²/12। तो कभी कभी समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देता है। तो आइए परिगत वृत्त के क्षेत्रफल को a1 से लिखते हैं, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को a2 से लिखते हैं। आपको याद रखना है तो a1/a2 जो हम लोग करेंगे दोस्तों, तो दोनों का डिवीजन करेंगे, तो ये πa²/3 बटे πa²/12। तो दोस्तों डिवीजन जब करेंगे a1/a2 लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं πa² से πa² डिवाइड हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, /3 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के जो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होता है अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। अर्थात समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे मैंने बताया अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 4 संबंध है। ये परिगत वृत्त का क्षेत्रफल है a1, a2 अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है। अगर मान लीजिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल 10 × 40 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो तुरंत हम बता सकते हैं, उपयोगी प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों हम अभी त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं।
और आप हमसे जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बेसिक चीज़ें क्लियर कर रहे हैं और आप इसको भरपूर इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और जो स्टूडेंट्स जो आपसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताइए कि जीवन सर की क्लास चल रही है, वो अभी ऑनलाइन वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पे आएँ जो है, और जो हम मैटर दे रहे हैं, जो मटेरियल दे रहे हैं, उसका स्टडी करें और उसका फ़ायदा उठाएं प्रतियोगी परीक्षा के लिए। दोस्तों, हमारा आपका रिश्ता जो है, संबंध जो है, वह इसी प्रकार बना रहेगा। हम आगे भी आपके लिए जुड़े रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। अगली वीडियो में हम इसके आगे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।